4 दिन बाद यूक्रेन जंग का 5वां साल शुरू होने जा रहा है। 5वें साल से पहले रूस का रुख बेहद आक्रामक है। रूस ने यूक्रेन में हमले काफी तेज कर दिए हैं। 24 फरवरी को जंग का 5वां साल शुरू हो रहा है। 4 साल पूरे हो रहे हैं इस जंग को, और उससे पहले देखिए रूस किस तरह से यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले अंजाम दे रहा है। तो रूस यूक्रेन महायुद्ध आगे होगा क्या, यह दुनिया भी जानना चाहती है, क्योंकि यह युद्ध तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वो किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, और इन इलाकों से ज़ेलेंस्की किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। बात बुरी तरह से अटकी हुई है, और अब तो पूरे यूक्रेन पर कब्जे की खबरें भी सामने आती हैं कि रूस की मंशा कहीं ज्यादा बड़ी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध, देखिए 4 दिन बाद रूस यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे हो जाएंगे। रूस की सेना पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही। यूक्रेन के कई शहरों पर हमले हो रहे हैं, बड़े हमले हुए हैं। रूस के हमले से यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। पुतिन की मंशा क्या है? जंग के 5वें साल में बड़े फैसले के मूड में लग रहे हैं पुतिन। 5वें साल में युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहते। युद्ध खत्म या यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा मुमकिन। बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन में बातचीत के जरिए फैसले की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में बहुत छोटा सा सवाल मनीष आपसे कि अब होने क्या जा रहा है? इतनी लंबी जंग खिंच चुकी है, 4 साल पूरे हो गए, अब क्या जल्दी में है पुतिन? देखिए, जहां तक पुतिन या क्रेमलिन का सवाल है, तो पुतिन जिस शहर से आते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, कभी वो लेनिनग्राद हुआ करता था, और जर्मन फौज ने उसे लगभग 3 साल तक पूरी तरह से सील कर दिया था, जिसमें पुतिन के बड़े भाई भी मारे गए थे। पुतिन को पर्सनल नुकसान हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि रूस के लिए कोई भी जंग लंबे समय तक लड़ना कोई नई बात है। इतिहास गवाह है कि रूसी इस तरह की लड़ाई को पसंद करते हैं, और इतिहास ये भी गवाह है कि ऐसी लड़ाई में आखिरकार रूस विजयी होकर बाहर निकलता है। तो इसीलिए लगता है कि 4 साल के बाद अब 5वां साल भी वो युद्ध को कंटिन्यू करेंगे, और उनके लिए सबसे मुफीद मौका यही है कि अभी ट्रंप बुरी तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इंगेज हैं, और उनका ध्यान इधर से हट गया, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो यूक्रेन में रूस अपनी पोजीशन को काफी मजबूत किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार यूक्रेन के अंदर जो रूसी सेना है वो अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है। लगातार कई और इलाके हैं जिन्हें अपनी गिरफ्त में लेती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला हुआ है। 450 ड्रोन से ज़ापोरिज़िया में हमला किया गया। ड्रोन अटैक से ज़ापोरिज़िया में बड़ी तबाही। ये देखिए आप, रूस के हमले में काफी घरों को भारी नुकसान। रूसी अटैक में कई लोगों की मौत की खबर भी है। तो ज़ापोरिज़िया में क्या हुआ है आप देखिए। कहा एक तरफ 96 घंटे बाद 5वें साल में युद्ध प्रवेश करेगा, लेकिन इससे पहले हुआ विनाशक अटैक। ज़ापोरिज़िया में रूस की सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ। ज़ापोरिज़िया के अलग अलग इलाकों में अटैक हुआ है। रूस के हमले में ज़ापोरिज़िया में भारी नुकसान पहुंचा है। अब यह हमला कैसे अंजाम दिया गया? भीषण बमबारी, 450 ड्रोन अटैक किए गए, 163 आर्टिलरी हमले हुए हैं। नुकसान इसका क्या हुआ? कई लोगों की मौत हुई है, 150 से ज्यादा घर तबाह हुए। बड़ी बात आप देखिए, रूस ज़ापोरिज़िया पर फुल कंट्रोल चाहता है। अभी ज्यादातर हिस्सों पर रूस का कब्जा है, और ये ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि कैसे रूस और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। जी हाँ करुणा, ये अपने आप में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर यूक्रेन के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर रूस आज की तारीख में कब्जा करके बैठा है। क्रीमिया की बात सबसे पहले, 27,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ये पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। ये तो पुरानी बात हो गई, 2014 में ही अधिग्रहण कर लिया क्रीमिया का रूस ने। लेकिन अब नए इलाके जो कि रूस के कब्जे में आते जा रहे हैं एक एक करके। लुहांस्क का नाम सबसे पहले, 26,700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। डोनेट्स्क की अगर बात करें तो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर नजरें गड़ा कर बैठा हुआ है रूस। इसके अलावा ज़ापोरिज़िया की बात करें तो 15,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जहां पर रूसी कब्जा है। इसके अलावा खैरसों की बात करें, सटता हुआ इलाका है, 12,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, यहां पर भी रूसी सेना है। और यूक्रेन की 15 से 16% जमीन, यानी कुल मिलाकर 96,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जहां पर इस वक्त रूसी कब्जा है। और मनीष हमारे साथ है, खास मेहमानों का रुख करें। लेकिन मनीष,
मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात बताइए कि अगर हम देखें, क्योंकि मैप के जरिए जो एक पूरा ये लाल रंग से हम पूरा कॉरिडोर दिखा रहे हैं, ये तो काफी मुफीद हो गया है। अगर हम बात करें क्रेमलिन की, तो उसके लिए जो उसका मिशन क्रीमिया है, यानी उसको कैसे कनेक्ट करना है, वो सब कुछ तो पूरा हो गया। तो अब कहां पर क्या हो रहा है? क्यों रूस इसे और आगे बढ़ा रहा है, या फिर ज़ेलेंस्की ही नहीं चाहते कि इसको खत्म किया जाए? देखिए, मुझे याद है कि मैं खेरसौन से, खार्किव से और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि डोनेट्स्क के दूसरे हिस्से से कई बार क्रीमिया तक बाय लैंड गया था। तो वैसी स्थिति में रूस के लिए जो डिजायर्ड बफर जोन चाहिए था वो उनको लगभग हासिल हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जो लगातार प्रोटेस्ट किया जाता था या रेसिस्ट किया जाता था, जो यूरोप के हथियार आ रहे हैं या अमेरिका के हथियार आ रहे हैं उनकी मदद से, तो अभी रूस का मकसद है कि जो भी हथियार आ रहे हैं उसको इस जंग में खत्म करना। और जाहिर है कि जब ये जंग हो रही है तो कैजुअलिटी दोनों साइड से हो रही है, रूसी साइड से हो रही है तो यूक्रेन की साइड से हो रही है। यूक्रेन के पास आज की तारीख में नए सेना में भर्ती के लिए लोगों की भारी कमी है, और इन सब के बाद भी आखिर में लड़ाई में तो मारे स्लाविक रेस के लोग ही जा रहे हैं। और लेकिन अगर आप यूरोप से बात करें, बल्कि अभी आईटी समिट में बहुत से प्रतिनिधि जो आए थे उनसे मैंने बात किया एआई समिट में, तो यूरोपियन लीडर्स तो एकमत हैं कि ये जंग रुकना नहीं देना है। ठीक बात तो है। आप समझ सकते हैं कि फिर इसका नतीजा क्या होगा। जी, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के हमले की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर रूसी सैनिकों को मार गिराया गया भारी संख्या में। जी हां, कोई गिनती नहीं है। सैनिकों की जान लगातार जा रही है, चाहे रूस हो या यूक्रेन, हर जगह बड़े पैमाने पर सैनिकों की जानें जा रही हैं, लेकिन यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के ताजा हमले की, जिसमें कई रूसी सैनिकों की जान चली गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को लेकर रूस कर रहा है बहुत बड़ा दावा। 2025 में यूक्रेनी सेना को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान, यानी बीता साल बहुत ही ज्यादा खराब रहा यूक्रेन के लिए। 2025 में यूक्रेन के 5,20,000 सैनिक मारे गए, यूक्रेन के 6,700 टैंक तबाह हो गए। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के हेड सर्गई रुट्स्क्वाई की तरफ से यूक्रेन को लेकर यह दावा किया गया है। तो देखिए 2025 में यूक्रेन में कितनी तबाही हुई है। ये जो दावा सामने आया है सर्गई रुट्स्क्वाई का, वो आपको दिखा रहे हैं। सैनिकों की मौत 5,20,000, 6,700 युद्धक टैंक तबाह हो गए। मोर्टार की बात करें तो 12,000 से ज्यादा इस्तेमाल हुए। 2022 से अब तक 15 लाख से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, कोई फिक्र करेगा इस आंकड़े की? 15 लाख से ज्यादा जवानों की मौत मानवता करा रही है दोनों ही तरफ, रूस और यूक्रेन दोनों ही जगहों पर। यूक्रेन में ज्यादा, रूस में कम। बड़े पैमाने पर सैनिक मारे जा रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही। समीर, इन फिगर्स जो आपने दिखाए हैं इनमें कुछ वेरिएशन हो सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि विध्वंस बहुत लार्ज स्केल पर हुआ है पिछले 4 सालों में, और इसलिए ये युद्ध इसके बियॉन्ड जाना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब किसी के देश के लिए भी इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। रूस के जो वॉर एम्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। उनको ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए था, खैरसोन चाहिए था। मैं सोचता हूँ थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर ज़पोरिजिया में और खैरसोन में करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ खार्किव तक शायद जाने की कोशिश करें, बट इसके बियॉन्ड उनका एम नहीं है। पूरा यूक्रेन पे कब्जा करना उनका एम नहीं है। अब जो लड़ाई चल रही है ये एक स्टेलमेट है, और ये केवल अहम और ईगो की लड़ाई है। और इसलिए वर्ल्ड पावर्स को, राइट थिंकिंग पीपल को, नेटो को, बाकी वेल विशर्स हैं जो दोनों देशों के, उनको आगे आना चाहिए, इस लड़ाई को खत्म कराना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें किसी का फायदा नहीं। लेकिन एक ऑनरेबल एग्जिट की जरूरत है जो कि जेलेंस्की को मिलनी चाहिए। रशिया को तो बहुत अच्छा, ही हैज ओनली गेन्ड एडवांटेज है, उसके सीमाएं बड़ी सुरक्षित हो गई हैं, लेकिन ऑनरेबल एग्जिट की एक जरूरत है यूक्रेन को। जेलेंस्की को या तो उनका रिजीम चेंज करके किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी
बिल्कुल एग्रीमेंट में हो चतुर्वेदी सर, और ये जो पूरा एक बफर जोन ही कहा जाएगा, जिसे डोनबास का इलाका है, ज़ायपरिसिया खरसों का इलाका है, जहां पर रूसी कब्जा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की भी इन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो रूसी कब्जा है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब यह अहम का युद्ध बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार हुआ है। रूस के सैन्य ठिकाने को टारगेट बनाया गया है। तो यह देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही हमलों को अंजाम दे रहा है, बल्कि क्रीमिया में यूक्रेन ने एक और विध्वंसक प्रहार किया। रूस का जो सैन्य ठिकाना है, जो यहां पर सैन्य बेस है, उस पर हमला किया गया। और देखिए, यूक्रेन जंग को लेकर अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के हथियारों का आधुनिकीकरण जारी है। रूस के पास 70% आधुनिक हथियार मौजूद हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव का जो बयान सामने आया है, उसमें यह बताया गया। तो देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि रूस की ताकत बड़ी है, उसके पास ज्यादा हथियार हैं। लेकिन आधुनिक हथियारों की बात की जाए जिससे यूक्रेन का संघार हो रहा है, तो उसको लेकर रूस ने क्या कहा है? हथियारों का आधुनिकीकरण लगातार जारी है। अच्छे हथियारों की वजह से युद्ध में काफी मदद मिल रही है। हमारे पास ज्यादातर आधुनिक हथियार मौजूद हैं। रूस के पास 70% आधुनिक हथियार हैं और आधुनिक हथियारों का उत्पादन लगातार जारी है। इस बयान के मायने समझिए। हथियारों के मामले में रूस का दबदबा बरकरार है और रूस ये बात बताना चाहता है कि देखो, हम 4 साल से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये दबदबा है। 2026 के लिए भी रूस की सेना बिल्कुल तैयार है। लेकिन हथियारों को लेकर रूस का एक नया प्लान भी है, जिसके बारे में आपको बताएंगे करुणा। बिल्कुल समीर, तो हथियारों को लेकर रूस का नया प्लान क्या है, क्या पता चल रहा है? ये देखिए, तीनों सेनाओं को और भी ज्यादा आधुनिक बनाएगा रूस। यह अब आगे की रणनीति है। रूसी सेना न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करने वाली है। रूस परमाणु हथियारों को और ज्यादा अपग्रेड करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा रूस। पुराने हथियारों को अपडेट करेगी रूस की सेना। भविष्य के खतरे को देखते हुए यह फैसला रूस की तरफ से लिया गया। मकसद आप समझिए, अगले 10 साल रूस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। विध्वंसक जंगी तैयारी रूस कर रहा है, सेनाओं को आधुनिक बना रहा है रूस। नेटो, यूरोप के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सर हमारे साथ मौजूद है। कार्तिकेय काले सर, देखिए, बीते 4 साल और अब तो ये 5वें साल में प्रवेश कर रहा है युद्ध। आप मुझे एक बात बताइए, लगातार इस बात का दावा किया गया कि अभी तक रूस जिन हथियारों से लड़ रहा है वो सोवियत काल के हैं, जब सोवियत संघ के दौर के हैं, उस दौरान के जो हथियार उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब आधुनिक करने का ये पूरा प्लान रूस की तरफ से। ऐसे में अगर युद्ध और खिंचता है तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? फिर इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आयुध जो हैं वो आधुनिक हो जाएं तो नुकसान तो दुश्मन का ही होगा। परंतु ये बात समझने की है, देखिए, रूस के पास हमेशा से ही जो रिजर्व में स्टॉक रहता है, मोस्टली लड़ाई में लोग पहले अपना रिजर्व स्टॉक यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जो पुराना स्टॉक है उसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो नया स्टॉक जो बनता है और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रहता है उसको यूज़ करते हैं। अब ये लड़ाई 4 साल से चल रही है, तो वो वाला स्टॉक तो सारा का सारा एक्चुअली खत्म हो चुका है। और आप देखें, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी आप देखें तो ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि इस समय एक ज़माना था जब हम सोचते थे, आज से शायद 4-5 साल पहले, कि अब कोई युद्ध ऐसा होगा नहीं। न्यूक्लियर युद्ध की जो आशंका है वो बहुत कम होती जा रही है। परंतु हम पिछले 4 साल से ये देख रहे हैं कि ऐसा दुनिया में कहीं पर ऐसा हो नहीं रहा है कि युद्ध रुक रहा हो या आयुधों की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही हो। तो कहने की बात यह है कि विश्व स्तर पर भी देखते हुए और रशिया के अपने लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए यदि वो आधुनिक हथियार बना रहे हैं तो ये एक प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट फैसला है, और इसका असर डेफिनेटली जो युद्ध पे होगा वो रशिया का पलड़ा भारी करने का ही होगा। ठीक बात है। और देखिए, रूस के समारा में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये एक और अहम खबर, ऑयल साइट पर अचानक विस्फोट हो गया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रूस के समारा में बहुत बड़े धमाके की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, ऑयल साइट थी ये, जहां पर अचानक विस्फोट हुआ। और वहीं पुतिन और स्टीव विटकॉफ की मुलाकात पर ट्रंप की तरफ से बयान आया है। विटकॉफ ने कमाल का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया है। 4 घंटे तक चली थी दोनों की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जो कि उनके विशेष दूत हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मुलाकात को लेकर तारीफ की गई है और कहा है कि स्टीव विटकॉफ ने कमाल का काम किया।
तो 1 घंटे बाद ही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की आखिर चल क्या रहा है विटकॉफ और पुतिन के बीच, और ये मीटिंग 3-4 घंटे तक चली, ये वो बता रहे हैं। वहीं रूस के कर्च में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने किया है इंटरसेप्ट। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर डील को लेकर ज़ेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान आया है। यूक्रेन अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने फिर से वही रुख रखा है। ऐतिहासिक मुद्दों पर रूस के साथ वार्ता नहीं होने वाली है, ये ज़ेलेंस्की फिर से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि वो अपनी जिद पर लगातार कायम भी है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन में इतना तनाव, अब बात कैसे बनेगी, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर आ रहा होगा। आपको बताते हैं कि इस वक्त तमाम मुद्दों को लेकर ज़ेलेंस्की का रुख क्या है और क्रेमलिन क्या सोच रहा है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन में तनाव जबरदस्त है। ज़ेलेंस्की ने कहा शांति समझौते में जंग के मूल कारणों का समाधान हो। वहीं क्रेमलिन ने क्या कहा था, राष्ट्रपति पुतिन ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, पुतिन से ऐतिहासिक मुद्दों पर बात करना बेकार है। तो क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया था, शांति समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए अंतिम चरण में ही हम मुलाकात करेंगे। जी हां, युद्ध शुरू करने के कारणों पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज़ेलेंस्की मानते हैं। वहीं पूर्व कॉमेडियन को राष्ट्रपति पुतिन वैध राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं मानते, ये बयान आया था क्रेमलिन का। तो बिल्कुल ये टकराव है जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की क्या बोल रहे हैं, बात नहीं करना चाहते क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ये ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है। क्रेमलिन की तरफ से क्या बयान, मई 2024 में ज़ेलेंस्की का 5 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। यही वजह है कि उनको वैध ही नहीं मानते जिस राष्ट्रपति की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। जी हां, नाटो में शामिल होने की कीव की योजनाओं पर बात हो, यह कहा ज़ेलेंस्की ने। संघर्ष के कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह क्रेमलिन का बयान है। आप देखिए तनाव कितना ज्यादा है, टेंशन किस कदर बरकरार है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया, रूसी राष्ट्रपति के बेकार के तर्कों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्रेमलिन का बयान, क्रीमिया, डोनबास समेत नए क्षेत्रों को मान्यता देना होगा, यानी जो कब्जा है रूस का उसे स्वीकार करना होगा। समीर जी और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, जब तकरार इस कदर अभी भी नजर आ रही है, 4 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में टेंशन खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और ज़ेलेंस्की को हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के हितों से हम समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन का हित आखिर है किसमें, या फिर ये यूक्रेन के लोगों की बदकिस्मती है कि यूक्रेन के हित तय करने के लिए वहां ज़ेलेंस्की बैठे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ेलेंस्की ये सोचते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत हित है वही देश का हित है, और इसीलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। वरना उनको एक लीडर के तौर पर ये विकल्प देखना चाहिए था कि इस युद्ध को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार ये बम, बारूद, मिसाइल, ये सब तो गिर तो यूक्रेन में ही रहे हैं, और ऐसी स्थिति में नुकसान यूक्रेन के लोगों का हो रहा है। इस ठंड को यूक्रेन के लोग किस तरीके से काट रहे हैं वो सिर्फ यूक्रेन के लोग ही समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 साल में जो लगभग में पूरी दुनिया का और खास करके पश्चिमी दुनिया का जो सपोर्ट था वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो गया, 75% कम हो चुका है हर तरीके से, मॉरल, पॉलिटिकली और फिर पैसे के बल पर भी। तो ऐसी स्थिति में अगर ज़ेलेंस्की जिद पर हैं कि एक दिन पुतिन आएंगे, मेरा पैर पकड़कर वो गिड़गिड़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग किस्म के इल्यूजन में है। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है कि यूरोपीय देश हर हालत में ज़ेलेंस्की को चढ़ाकर रखे हुए हैं कि तुम बस लड़ते रहो, तुम बस लड़ते रहो, और यूरोपीय देश ने इसके लिए ये इंश्योर कर रखा है कि किसी भी कीमत पर यह युद्ध नहीं रुकेगा। मेरा अपना अनुमान है कि अगर ये हालत रहे तो 2030-32 तक भी जंग चल सकती है। जी, और इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, नाटो का बाल्टिक सागर में बड़ा युद्धाभ्यास, आखिर क्या तैयारी है ये? नाटो देशों के 3000 सैनिक युद्धाभ्यास में शामिल। जर्मनी के पास बाल्टिक सागर में ये युद्धाभ्यास हो रहा है। युद्धाभ्यास में जर्मनी, स्पेन और तुर्की शामिल। तो रूस के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी, खबर क्या है? बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास हो रहा है और इस युद्धाभ्यास में जर्मनी की सेना शामिल है। जर्मनी के पास बाल्टिक सागर में ये वॉर एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। जी हां, युद्धाभ्यास में 3000 जवान शामिल हैं, 15 से ज्यादा युद्धक जहाज शामिल हैं। स्पेन और तुर्की भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है,
जंग की तैयारी कर रहे हैं नाटो देश। अलग अलग नाटो देशों की जो तैयारियां हैं वो इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए सामने आ रही है। एक और अहम खबर है, हंगरी और स्लोवाकिया यूक्रेन पर भड़के। रूस के तेल रोकने पर भड़के ओब्रान और फिको। हंगरी के पीएम ने कहा ब्लैकमेल कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को धमकी दी है, सप्लाई बहाल नहीं हुई तो बिजली सप्लाई रोक दी जाएगी, यह कहा गया है। तो रूस के तेल का खेल, यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की पर भड़कते नजर आ रहे हैं। विक्टर ओरबान जो कि पीएम है हंगरी के, उनकी तरफ से कहा गया है कि रूसी तेल आपूर्ति रोकने का फैसला एक तरह से राजनीतिक ब्लैकमेलिंग है। ईयू सदस्यता का समर्थन करवाना चाहता है यूक्रेन, ये वो कह रहे हैं। दबाव डालकर हंगरी के लोगों के पैसे लेना चाहता है यूक्रेन। हंगरी में ऐसी सरकार है जो ब्लैकमेल के आगे झुकती नहीं, ये क्लियर किया गया है। और वहीं रॉबर्ट फिको वो क्या बोल रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं स्लोवाकिया के। द्रुजबा से तेल सप्लाई रोकने से स्लोवाकिया भी नाराज है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। तेल सप्लाई शुरू नहीं तो यूक्रेन के पावर सप्लाई भी रुक जाएगी। रूसी तेल के बगैर ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब बड़ी बात आप समझिए, हंगरी की एनर्जी कंपनी एमओएल ने करार किया है, यूक्रेन को बाईपास कर तेल मंगाने का यह करार हुआ है। क्रोएशिया के रास्ते रूस से तेल मंगाया जाएगा। हंगरी और स्लोवाकिया को मिलेगा रूसी तेल, जो जानकारी सामने आ रही है। वीके चतुर्वेदी सर, कभी ऐसा लगता है कि जो नाटो देश हैं यूरोप के, उन्हें ज़ेलेंस्की उकसाते हैं कि देखिए अगर जो यूक्रेन की वॉल है अगर वो धराशायी हो जाती तो अगला नंबर यूरोप के देशों का होगा। और अब ये चाल जहां पर तेल सप्लाई को काट दिया गया, क्या आपको लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने करना। ज़ेलेंस्की एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अपना ये नहीं मालूम कि मेरे राष्ट्र के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जितने भी फैसले, इंक्लूडिंग जब ये नाटो ज्वाइन करने वाले थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यूक्रेन को। वहाँ ज्वाइन किया, रशिया को नाराज़ किया, लड़ाई का शुरुआत हुई और आज इस राष्ट्र ने अपना सब कुछ खो दिया है और आज मानवता की हानि हो रही है। मानवीय तमाम प्रताड़नाएं वहाँ के नागरिक झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी एक ऐसा नेता जिसको कि ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे राष्ट्र हित में क्या है, वो इस तरह के बयान दे रहा है नाटो देशों के अगेंस्ट, उनको उकसाने की कोशिश करता है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। ही हैज़ टू बी ए स्टेट्समैन और इनको देखना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को कि राष्ट्र हित में क्या है, नहीं तो वो खुद को जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जनता नहीं टॉलरेट करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।